हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी इन ब्लड। दिस इज शुभम श्रीवास्तव एंड आज हमारा जो ये लेक्चर होने वाला है ये क्लास 12 के पहले चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है। फाइन, हमने लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी देख रखा है। किसका? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। पहला लेक्चर जो हमने देखा था उस लेक्चर में हमने सिंपली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन जो हमने देखा था उसमें हमें ये पता चला था कि ये एक ऐसा चैप्टर होने वाला है जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, लाइफ स्पैन के ऊपर डिस्कशन होगा। ये एक ऐसा चैप्टर होने वाला है जिसमें हम रिप्रोडक्शन के ऊपर जानेंगे। एक ऐसा चैप्टर होने वाला है जिसमें हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में जो डिफरेंस है उसके डिस्कशन करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर होने वाला है जिसके अंदर हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर होने वाला है जिसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोसेस है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इनके ऊपर डिस्कशन करते हुए इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। फाइन, इन बातों को हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में जान रखा है ना। और ये लेक्चर जो आपका होने वाला है लेक्चर नंबर 2, इसमें हम रियल में इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइन, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है लाइफ स्पैन, इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। तो शुरू करते हैं। फाइन, तो यहां पर देखो, यहां पर जो हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, किसका? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। ओके, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसके ऊपर डिस्कशन है। फाइन, तो पहला जो टॉपिक था लाइफ स्पैन, आज उसको सच में देखने की कोशिश करते हैं कि भैया व्हाट इज लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भैया व्हाट इज लाइफ। व्हाट इज लाइफ का डिस्कशन जो है ऑलरेडी क्लास 11th में हो रखा है। जहां हमने सेल पढ़ा था वहां पर इसका डिस्कशन ऑलरेडी हमने कर रखा है, या फिर और हमने क्लास 10th के लेक्चर्स में भी हम जान चुके हैं कि भाई लाइफ क्या होता है। जहां हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रखे थे क्लास 10th में, जहां पे हमने देखा था कि कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, इन तरह का प्रोसेस हो रहा होता है, वो लिविंग होते हैं। तो लाइफ स्पैन के ऊपर क्या डिस्कशन करना है? जैसे कि लाइफ से हम ये क्लियर हो जाता है कि हम किसी लिविंग का ही डिस्कशन करेंगे। लिविंग मतलब कि वो एक समय जन्म लिया है, फिर धीरे धीरे अपने एक्टिविटीज को करता हुआ वो आगे बढ़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लो कि उसका क्या होता है, बर्थ होता है। ठीक है, लेट अस सपोज दैट कि उसका बर्थ कब हुआ, तो उसका बर्थ हो रहा है 1975 में। ठीक है, हम ये एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि 1975 में एक कोई ह्यूमन बीइंग था, उसका जन्म हुआ। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का जन्म हुआ और उसका डेथ जो है अभी बीते पिछले साल 2019 में हो गया। फाइन, अब अगर हम लोग इधर देखें तो इधर 25 साल इधर और 19 साल इधर, तो 25 प्लस 19 का कितना होता है? 44, यही होता है। तो ये था उसका जीवन का काल। ठीक है, अब क्या है, कोई था जिसका 1960 में बर्थ हो रहा है और वो 2019 में मर रहा है, तो इसका कुछ लाइफ स्पैन का पीरियड कुछ बढ़ गया। अब कोई इंसान है जिसका 1965 में बर्थ हो रहा है, वो भी 2019 में मर रहा है। तो इतनी बातों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि चाहे कोई भी इंसान हो, अगर उसका जन्म हुआ है तो उसका मरना तय है। फाइन, और मान लो कि ये क्या हुआ, पहला वाला जो था ये हार्ट अटैक से इसकी डेथ हो गई। फाइन, मान लो इसका जो था इसका किडनी का फेलियर हो गया। फाइन, किडनी फेलियर हो गया और ये क्या हुआ, ये एज के साथ खुद धीरे धीरे समय पर बीमार पड़ता गया और फाइनली इसकी डेथ हो गई। 3 डेथ। पहला जो दो डेथ है ये हमें एबनॉर्मल टाइप लगता है, मतलब कि हो सकता है अगर इसका हार्ट अटैक नहीं हुआ रहता तो ये कुछ समय और जीवित रहता, अगर इसके किडनी का फेलियर नहीं हुआ रहता तो ये कुछ वक्त और जीवित रहता। लेकिन ये जो सबसे लास्ट केस है, इसमें हमने क्या देखा, ये एज के साथ जैसे जैसे इसके ऑर्गन्स पुराने होते चले गए उस हिसाब से फिर इसका डेथ हो गया। तो हमें क्या पता चलता है
कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका बर्थ होता है, बर्थ से लेकर के डेथ, तो डेथ कैसा, तो नेचुरल डेथ, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड है, इसे हम क्या कह लेते हैं, इसे हम लाइफ स्पैन कह लेते हैं। फाइन। तो लाइफ स्पैन की अगर डेफिनेशन लिखने की बात आए तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लाइफ स्पैन इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ। ठीक है, ये लाइफ स्पैन जो होता है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के शेप और उसके साइज पे डिपेंड नहीं होता है। हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे एक ह्यूमन है, इसका एवरेज लाइफ स्पैन क्या है, 70 से 75 साल कोई जीवित रह लेता है। ठीक है, हो सकता है 70-75 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जैसे कोई है, कोई 65 साल में मर गया, कोई 80 साल पे भी चला जाता है, कोई 90 साल पे चला जाता है, लेकिन एक एवरेज हम इसका निकालते हैं तो हमें पता चलता है 70-75 साल एक ऐसा एवरेज है जिसमें कि ह्यूमन बीइंग का लाइफ जो है वो समाप्त हो जाता है। फाइन, इतना क्लियर है कि द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ। ठीक है, जैसे कि एक पैरट को ले लो और एक क्रो को ले लो, दोनों का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जब तुम दोनों के लाइफ स्पैन का डिस्कशन करोगे तो तुम्हें पता चलता है कि दोनों के लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा वेरिएशन है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि लाइफ स्पैन जो होता है वो ना तो शेप पे डिपेंड करता है, ना ही वो साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन सब बातों को क्लियर कर लो। ठीक है, अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। फाइन, तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा क्या, हम देखते हैं आगे रिप्रोडक्शन को। ठीक है, वी हैव ए वर्ड, जो वर्ड क्या है, ये वर्ड है रिप्रोडक्शन। अगर कोई टर्म हो ऐसा जो तुम्हें कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए हम क्या एक छोटा सा प्रिंसिपल यूज करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उस बड़े से वर्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने से क्या होता है कि वो छोटे छोटे वर्ड्स का अगर मीनिंग हमारे पास क्लियर है तो फिर हम उस बड़े वर्ड का डेफिनेशन तक तैयार कर सकते हैं। फाइन, कुछ ऐसा ही हम करने की कोशिश करते हैं इस वर्ड के साथ। फाइन, ये वर्ड है, अगर हम इसको दो पार्ट्स में तोड़ दें, री एंड प्रोडक्शन, अगर एक वर्ड हम निकाल ले री एंड द सेकेंड वर्ड अगर हम निकाल लेते हैं प्रोडक्शन, तो हमारे पास मीनिंग इसका क्लियर हो जाता है। री का मतलब क्या होता है, अगेन एंड अगेन होता है, बार 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 बार, इसी का मतलब होता है री। एंड द प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल, या फिर टू मेक, है ना, यही कुछ बनाना। फाइन, तो इससे हमें ये पता चलता है किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग, बार बार अगर हम किसी चीज को बना रहे हैं तो वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। यही चीज अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अगर इस्तेमाल करें इस वर्ड का, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, वो अपने ही जैसे दिखने वाले एक नए यंग वंस को अगर जन्म देता है तो उसे हम कह लेते हैं रिप्रोडक्शन। फाइन, अपने ही जैसे दिखने वाले नए यंग वंस को जन्म देने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या लेते हैं, रिप्रोडक्शन। इतना जान लेने के बाद अब हम इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। फाइन, तो लिखते हैं ऐसे, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस by which living organisms give birth to a new young ones of their own kind। यहां पर कुछ वर्ड्स है, जैसे कि पहला लिख रहे हैं कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई डाउट नहीं है, बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म बर्थ करते हैं, किसी को जन्म देते हैं, एक नए यंग वंस को जन्म देते हैं, ऑफ देयर ओन काइंड,
अपने ही जैसे दिखने वाले एक नए यंग वंस को जन्म देते हैं। इससे क्या मतलब होता है कि अगर कोई इंसान है तो वो इंसान को ही जन्म देगा। इंसान कभी भी एक बंदर को जन्म नहीं दे सकता है। एक मंकी है तो वो एक मंकी को ही जन्म देगा। एक बिल्ली है वो बिल्ली को ही जन्म देगा। यही इस डेफिनेशन का मतलब होता है, ठीक है। अपने ही जैसे दिखने वाले एक नए यंग वंस का जन्म देना क्या है? रिप्रोडक्शन है। फाइन, ये मतलब क्लियर होता है। जब हम इस रिप्रोडक्शन की टाइप्स के ऊपर बढ़ते हैं तो इसके पास दो टाइप होता है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम एक एक करके दोनों के बीच में डिफरेंस लिखने की कोशिश करते हैं। फाइन, तो ये बात समझ में आ गई। इसको, इसके डेफिनेशन को नोट डाउन कर लेना। जब हम इसके डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं तो आगे हम बढ़ते हैं किसके पास? आगे हम बढ़ते हैं इसके टाइप्स और उनके बीच के डिफरेंस देखते हैं। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसके दो टाइप्स कौन कौन से हैं? तो इसके दो टाइप जो हैं, एक है इसका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस लिखने की कोशिश करते हैं। और यहां पर भी एक बात बोलना चाहूंगा कि इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसे अगर समझते चलेंगे तो ये हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहला देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी सिंगल पेरेंट इज सफिशियंट टू गिव बर्थ ए न्यू यंग वंस। किसी को एक सिंगल पेरेंट ही सफिशियंट है। फॉर एग्जाम्पल एक अमीबा है, उसके अंदर बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, उसका एक सेल जो है सो डिवाइड होता है और दो छोटे छोटे अमीबाज में टूट जाता है। मतलब एक सिंगल पेरेंट ही किसी भी नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को, नए यंग वंस को जन्म देने के लिए सफिशियंट है। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास यही बनता है। क्या बनता है पहला पॉइंट? कि सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया एसेक्सुअल का। सेक्सुअल में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट इज नॉट सफिशिएंट। यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक मदर चाहिए और एक फादर चाहिए। मतलब कहने का कि यहां पर एक कपल ऑफ पेरेंट की जरूरत है। तो उस चीज को हम यहां पर सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं यहां पर कि क्या होता है, एक कपल ऑफ पेरेंट इज रिक्वायर्ड। फाइन, ये बात क्लियर है। मतलब दैट इज, अगर हम देखें तो वन मेल पेरेंट, वन मेल एंड अदर फीमेल पेरेंट इज कंपल्सरी। ठीक है, ये कंपल्सरी बात है, ये होना ही पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट हम यहां पर क्या देखते हैं? सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, अगर सिंगल पेरेंट ही है तो गैमेट के फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, यहां पर गैमेट का फॉर्मेशन भले ही हो सकता है लेकिन फ्यूजन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि एक कोई फ्लावर है, फॉर एग्जाम्पल एक चाइना रोज है। ठीक है, चाइना रोज के एक प्लांट की टहनी को काट कर भी अगर हम लगा देते हैं तो वहां से एक नया चाइना रोज का प्लांट निकल आता है। ठीक है, यहां पर किसी तरीके के गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ उसके प्लांट में, उस प्लांट के फ्लावर में गैमेट का फॉर्मेशन भले हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मेशन गैमेट का हो सकता है लेकिन गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। और वहीं इस केस में सेकेंड में इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन एंड फ्यूजन of gametes takes place. Formation and fusion of gamete takes place. गैमेट यहां पर बनता भी है और गैमेट यहां पर फ्यूज भी होता है। ठीक है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज है, एक एग्जांपल है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो इधर क्या है, इधर एक ग्लास है, ये एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर कुछ पानी है। क्या है, इसके अंदर कुछ वाटर है। ठीक है,
और यहाँ पर एक खाली गिलास है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कटोरी है या फिर एक छोटा सा बाल्टी है। इस पानी को इस वाले ग्लास से निकाल करके अगर हम इस वाले ग्लास में डाल देंगे, ठीक है, तो ये इसमें भी पानी था और ये इस ग्लास में आने के बाद भी ये पानी ही रहेगा, ठीक है। ये जैसा इसमें था ये वैसा इसमें भी रहेगा, फाइन। लेकिन इसमें अगर इस केस में हम क्या लिख ले रहे हैं, एक ग्लास में क्या है, एक ग्लास में अगर वाटर है और एक ग्लास में यहां पर एक किसी बर्तन में यहां पर मान लो शुगर है, एक चीनी है। अब दोनों को मिला करके अगर हम किसी तीसरे ग्लास के अंदर डालते हैं तो इसके अंदर जो पानी होगा ये कैसा हो जाएगा, ये स्वीट वाटर हो जाएगा। कहने का ये मतलब कि यहां पर एक सिंगल पेरेंट ही था, तो सिंगल पेरेंट होने के कारण क्या था कि आने वाले ऑफ स्प्रिंग में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा था, ठीक है। जैसा पेरेंट वैसा ही उसका ऑफ स्प्रिंग। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका यही मतलब होता है कि थर्ड पॉइंट में इसका यही मतलब निकल के आता है कि ऑफ स्प्रिंग्स आर क्लोन टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। उसके ऑफ स्प्रिंग जो थे उनके पेरेंट्स के क्लोन होते हैं। क्लोन कहने का मतलब 100% सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या था, चूंकि दो तरीके के गैमेट्स थे, मान लो ये ह्यूमन मेल का गैमेट है और ये ह्यूमन फीमेल का गैमेट है, या फिर मान लो किसी भी कोई भी मेल, ह्यूमन नहीं हो तो कोई भी मेल और कोई भी फीमेल का गैमेट है, तो वो तीसरे तरीके का ऑफ स्प्रिंग तैयार कर रहा है। मतलब यहां पर क्या है, कुछ वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो थर्ड पॉइंट जो हम यहां पर लिखेंगे वो लिखेंगे क्या, कि ऑफ स्प्रिंग्स आर स्लाइटली वेरिएंट टू देयर पेरेंट्स, ठीक है, स्लाइटली वेरिएंट टू देयर पेरेंट्स। अब क्या है कि ये आज भी क्लोन है, इसका अगला जनरेशन भी उसका क्लोन होगा, उसका अगला जनरेशन भी उसका क्लोन होगा, उसके आने वाले बाद का 100 जनरेशन बाद वाला भी जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो भी पहले वाले जैसा मिलेगा, आने वाला 1000वां जो जनरेशन होगा वो भी पहले जैसा मिलेगा। मतलब कि ये कभी क्या करता है, ये कभी वेरिएशन दिखाता ही नहीं है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, नो वेरिएशन टेक्स प्लेस, ठीक है, इसमें कोई वेरिएशन ही नहीं होता है। लेकिन चूंकि ये अपने पेरेंट्स से हल्का सा कुछ मायने में अलग होता है, मोर एडवांस्ड होता है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि वेरिएशन टेक्स प्लेस, यहां पर वेरिएशन होता है। अब यहां पर क्या कह लेते हैं कि अगर वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। हम इवोल्यूशन का केस जानते हैं कि थोड़ा सा वेरिएशन हुआ, फिर अगले जनरेशन में और स्लाइटली वेरिएशन आया, अगले जनरेशन में और स्लाइटली वेरिएशन आया, पता चला कि 50 जनरेशन के बाद एक पहले जनरेशन और 50वें जनरेशन का जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें वेरिएशन का साइज जो है थोड़ा बड़ा दिखेगा। कुछ दिनों के बाद, कुछ जनरेशन के बाद पता चलेगा कि वो जो जनरेशन था इस जनरेशन से कंप्लीटली अलग टाइप का दिख रहा है, मतलब अब इससे वो ज्यादा एडवांस है, उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें वेरिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, नो इवोल्यूशन टेक्स प्लेस। अगर वेरिएशन नहीं है तो इवोल्यूशन नहीं होगा। और यहां पर क्या लिख सकते हैं कि इवोल्यूशन टेक्स प्लेस, ठीक है, इवोल्यूशन यहां पर हो जाता है। अगर हम इसे कुछ एग्जांपल्स को कंसीडर करें, एग्जांपल क्या होगा, जैसे इसका एग्जांपल होगा बाइनरी फिजन, एग्जाम्पल इसका हो सकता है मल्टीपल फिजन, एग्जाम्पल इसका हो सकता है रीजनरेशन, एग्जाम्पल इसका हो सकता है फ्रेगमेंटेशन, एग्जाम्पल इसका हो सकता है टिश्यू कल्चर, एग्जाम्पल इसका हो सकता है स्पोर फॉर्मेशन। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसका। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हो गए हम ह्यूमंस हो गए, इसके अंदर जैसे कि चाइना रोज का फ्लावर हो गया, जैसे इसके अंदर एक मैंगो का प्लांट हो गया, ठीक है, इसके अंदर मान लो कोई कैट है, फाइन।
इस तरीके का इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। फाइन, तो ये था हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल के बीच का डिफरेंस। इसको अच्छे से नोट कर लेना। तुम्हारे पास ये 5 डिफरेंस है। 5 डिफरेंस अगर तुम्हारे एग्जामिनेशन में, तुम्हारे बोर्ड्स में, जो कि अब 12th में तुम्हें बोर्ड्स देना है, तो तुम्हारे पास एक नोट्स होना चाहिए जिसके दम पर तुम अच्छे परसेंटेज को स्कोर कर सको। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे बोर्ड्स में अगर 5 मार्क्स में भी ये पूछता है तो तुम्हारे पास 5 पॉइंट है। जिस 5 पॉइंट्स को तुम लिख करके 5 आउट ऑफ 5 भी ला सकते हो। फाइन, तो ये 5 पॉइंट क्या है, इसको एक फिर से हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। फाइन, अब क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड। एक पेरेंट है तो सफिशिएंट है, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कपल ऑफ पेरेंट की जरूरत है। एक मेल पेरेंट चाहिए और एक फीमेल पेरेंट की आवश्यकता है। सेकेंड पार्ट में तो है गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट यहाँ पर होता है। चूंकि फ्यूजन नहीं होता है तो ऑफ स्प्रिंग क्लोन्स होते हैं, लेकिन इसमें हल्का सा क्या होता है, वेरिएंट होते हैं। इसमें किसी तरीके का वेरिएशन नहीं आता है, इसमें वेरिएशन आता है। वेरिएशन नहीं आता है तो इवोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इवोल्यूशन भी हो रहा है। कुछ एग्जांपल्स को देखें तो बाइनरी फ्यूजन, एक सेल 2 सेल में टूटेगा। मल्टीपल फ्यूजन, एक सेल बहुत सारे सेल्स में टूट जाएंगे। रीजनरेशन, वहां पे क्या होगा, दोबारा से उसके ऑर्गन्स का ग्रोथ हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटेंगे, फिर वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स अलग अलग ऑफस्प्रिंग तैयार करेगा। इधर की बात करें तो ह्यूमंस में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक चाइना रोज के प्लांट में होता है, एक मैंगो ट्री में होता है, कैट में होता है, लीची के पेड़ में होता है, एक ब्रिंजल का पौधा है उसमें होता है, या फिर एक रोज है उसमें होता है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। हम उसको काउंट करने जाएंगे तो हमारे पास गिनती कम पड़ जाएगा, हम लिखने जाएंगे तो हमारे पास पेपर कम पड़ जाएगा। इसके इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। फाइन, उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा, तुम्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगला वीडियो जो हम लेकर के आएंगे उसमें हम इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स जो एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ लिखा है उनका डिस्कशन होगा, और इसको कंप्लीट करने के बाद ही हम इधर की ओर बढ़ेंगे। फाइन, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। यहाँ पर तुम एनसीईआरटी को रीड करना, इस दोनों के बीच के डिफरेंस को तुम याद कर लेना, भूलना कभी मत। अपने एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना, ठीक है, और घर में ही रहना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।